2023 की जो अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट्स को एक दफ़ा आप निकाल के देखें, उसके अंदर भी सेक्शन 3 मौजूद था और उसमें भी अगर कोई शख्स जो भी कौमी राज है, कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको किसी तरीके से रिवील करता है, एक्सपोज करता है, फाड़ देता है, अपने साथ ले जाता है या अपने मुल्क के ऑफिशियल अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको दुश्मन के साथ शेयर करता है, तो वो ऑफिशियल एक्ट के सेक्शन 3 के तहत चार्ज किया जा सकता है, डेथ पेनल्टी तक की सजा है। अच्छा, 2023 के जो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, कमिंग डैट पर जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि अगर वो लेजिस्लेशन जो कि असम्बली ने पास की और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए और सेंड के लिए सदर पाकिस्तान को भेज दी गई और आज सदर पाकिस्तान ने अगर 1 महीना गुजर गया या 15 दिन गुजर गए, सुम्मुम बुकमुन हम तमाशा ही बनी रहे और फिर इनके पार्टी के अपने कुछ रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उनको ये याद आया मुझे वो क्वेश्चन के साथ, फ्रॉड के साथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या किसी भी गलती के तहत मेरे अमले ने मुझसे पूछे बगैर, मेरे नॉलेज के बगैर, मेरी तनस के बगैर उस पर दस्तखत कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मजाक होगा कि इतना एक मुकद्दस एक आईनी होता है, आपका जो सरबराह रियासत है वो सदर है। अगर प्राइम मिनिस्टर एहतियारात का सरचश्मा है, लेकिन आईनी जो सरबराह आपकी रियासत का वो सदर, अगर सदर ये कहे कि मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत के, मेरे अमले ने ये सारी कार्रवाई की और एक लेजिस्लेशन जिसपे आपकी ड्यू कंसेंट रिक्वायरी थी, हाल तो कि सदर उस पर दस्तखत ना करता तो 15 दिन का एक टाइम था, वापस भेजता, फिर अगर असम्बली भेजती तो 10 दिन बाद वो कानून बन जाता, 25 दिन के लिए रोक सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर सदर ने उस पर दस्तखत ही नहीं किए, वो कानून ही जो अमेंडेड एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर एक लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता था, अमेंडमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसके तहत कैसे जो पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो रहनुमा है जो बिहाइंड दी बार है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके अगेंस्ट भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दी गई। जो कि नया जो एक्ट है इसके अंदर डेफिनेशन जो है मजीद ऐड की गई, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन ऐड की गई और इसके साथ साथ ऑफिशियल एक्ट्स और जो प्लेसेस हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस जो है वो इसके अंदर ऐड की जाए फर्दर, कि अगर आप उसको विजिट करेंगे, आप उसमें तोड़ फोड़ करेंगे तो वो भी ऑफिशियल एक्ट के जिम्मन में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर तो लेटेस्ट एक्ट के अंदर ये पास ही नहीं हुआ सदर पाकिस्तान की तरफ से और ड्यू लीगल प्रोसेस को आप ये बगैर उनके अमले ने कोई इस तरह का कोई एक्ट किया, तो मेरे ख्याल में दिस इज नोन एज द ऑफेंस ऑफ द क्राइम सो फार एज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। आप कर ही नहीं सकते, और जब एक लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेक्टो प्रोसेस। हमारे कानून के अंदर दो प्रोसेसेस हैं, एक डिजोरो प्रोसेस है विच इज बाय लॉ और एक है डिफेक्टो प्रोसेस। जिस तरह 3 नवंबर 2007 को जो परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी थी वो डिफेक्टो प्रोसेस था, वो 3 नवंबर 2007 से लेके 8 तक जो सारे का सारा प्रोसेस था, जो तैनाती की गई, जो लोगों को सजाएं दी गई, वो डिफेक्टो था, वो कानून के मुताबिक नहीं। इसी तरह ये जो बिल है ये डिफेक्टो प्रोसेस के तहत पास किया गया है। इसमें सदर पाकिस्तान ने बाय लॉफुल मीन्स या उनसे लॉफुल ग्राउंड से आपने दस्तखत लिए ही नहीं, अगर उनके अमले ने दस्तखत किए हैं तो इसके तहत जितने लोगों को आप गिरफ्तार करें तो ये डिफेक्टो प्रोसेस है। और जब वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रजू करेंगे अंडर 199 और 184(3) तो उनको उनकी गिरफ्तारी को कालअदम करार दे दिया जाएगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये तो लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। जो लीगल ग्राउंड्स के साथ या लॉफुल प्रोसेस ऑप्ट करके आपने एक बिल पास करना था, आपका तो बिल ही वो प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं करता, वो रिक्वायरमेंट पूरे नहीं करता। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला है। ये गुज़िश्ता जो इलेक्शंस के मामला, दीगर मामला हमने देखे, ये इनका ये ट्वीट जो है ये एक हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर और सियासी मैदान के अंदर आज एक नई हलचल जो है वो बर्पा कर देगी। वो इसलिए कि हमने पहले शायद ही कभी इस तरह का कोई मामला देखा हो कि सदर को ये मालूम हुआ हो कि आज संडे के दिन वो उठे और संडे के दिन उठने के बाद उनको अचानक से याद आया कि उनके ऑफिस के अमले ने वो दस्तखत किए थे, वो दस्तखत इन्होंने नहीं किए थे। तो मेरे हाल में ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जी बैरिस्टर साहब, हमें बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गिरफ्तारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत की गई है, तो आपके मुताबिक तो हम इस बात को दुरुस्त समझ सकते हैं कि ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, तो उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा, तो आज ही फैसला आ जाना चाहिए और आज ही क्या रिहाई मिल जाएगी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को जिनकी बिल्कुल मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आल्दो कि आज संडे है, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर
पॉलिटिकल एक्टिविज्म नजर आई, जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आई, जुडिशियल ओवररीच नजर आई। और संडे को भी अदालतें खुली। हमारे पास माजी करीब और माजी बैद में एग्जाम्पल्स हैं। हमजा शहबाज शरीफ की एग्जाम्पल है हमारे पास, इमरान खान की बजात 12 बजे अदालत खोलने की एग्जाम्पल है शहबाज शरीफ के केसेस। मेरे ख्याल में आज भी एक पटिशन लगाई जा सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। इवन वो क्यों लगाई जा सकती है कि इतना इम्पोर्टेंट मैटर है कि आपका सदर ये कह रहा है कि मैंने एक कानून के ऊपर दस्तखत ही नहीं की और मेरी असेंट के मुताबिक बगैर, मेरी अप्रूवल के बगैर मेरे जो नीचे अमला था उन्होंने ये दस्तखत किए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक कानून ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कि हमारे जो कानून का प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 71, 72 से लेके 81 तक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लेजिस्लेशन का प्रोसेस दिया गया है, जब तक सदर पाकिस्तान की असेंट, उसका अप्रूवल शामिल नहीं होगा, तब तक कोई भी बिल जो है वो मंजूर नहीं हो सकता। आल्दो के ये एक अलग कानूनी बहस है कि आर्टिकल 48 को देखें कि अगर सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करता तो 15 दिन एक दफा बिल वापस भेजेंगे, फिर 10 दिन, तो 25 दिन तक वो बिल को रोक सकते हैं। लेकिन बिल को रोक तो सकते हैं, उनकी असेंट तो लेना लाजम मलजूम है सो फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल इस जो गिरफ्तारी को स्ट्राइक डाउन डिस्पेल कर सकता है, कालअदम करार दे सकता है। हमने देखा कि हाँ, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनका इतना बड़ा केस था, कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, लाओ लश्कर, बैनर्स, मीडिया, हर चीज खड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तारी थी उसे कालअदम करार दिया, स्ट्राइक डाउन डिस्पेल किया। और ये भी एक ऐसी गिरफ्तारी है कि एक लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप किस चीज के तहत एक शख्स को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी बिविल्डरिंग एंड बैफलिंग क्वेश्चन फ्रॉम बोथ साइड्स कि एक लॉ को पास किए बगैर कमले से सिर्फ आपने इजाजत दे दी, और दूसरी इससे भी बड़ी चीज जो मैंने आपको पहले भी गोशगुजार की कि सदर पाकिस्तान को शुक्र अल्लाह ताला की याद करके उनको आज संडे के दिन उठ कर याद आ गया कि मेरे अमले ने जो थी वो उस पर दस्तखत किए थे। शायद ये हुकूमत भी गुजर जाती, ये वक्त भी गुजर जाता और अगली हुकूमत में जाके वो इस तरह की बात करते कि मुझे आज याद आया कि 1.5 साल पहले इस तरह की एक्टिविटी हुई थी और मुझसे तो दस्तखत नहीं लिए गए थे मेरे अमले से। तो पाकिस्तान के हमारे इस पॉलिटिकल सिनारियो और कल्चर के अंदर हमने बहुत दफा देखा, लोगों के ज़मीर भी जागे, लोगों की आंखें भी खुली और बाद में जाकर उनको पता चला। लेकिन मेरे ख्याल में विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ये सारी चीजें हो गई, इनके नॉलेज में आ गया, ये इनको किसी ने बता दिया इनके अमले से, मीडिया से, कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था वो उसके तहत ही शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि मेरे अमले ने ये सारी की सारी कारस्तानी की है, ये दस्तखत की है। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम का तमाम मामला जो इसमें मुलव्वस था, क्योंकि जो भी सदर पाकिस्तान है इनका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास आता है, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो सेक्रेटरीज इनके साथ तैनात किए जाते हैं, उनसे गुजर के इनके दस्तखत के बाद वापस भेजा जाता है, क्रॉस पेंडिंग की जाती है। तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोगों को भी बुलाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे आइन के अंदर जो सबसे बड़ा ओहदा एनंसिएट और न्यूमिनेट किया गया वो सदर पाकिस्तान है, जो कि एक रिस्पेक्ट की और आनर की जो है एक अलामत समझा जाता है। हाल दो के 8वीं तरमीम के बाद जब इसे रिवर्स किया गया, 13वीं 18वीं तरमीम में तमाम ये इख्तियारात का सरचश्मा वज़ीर आज़म को बना दिया गया, लेकिन अभी भी आईनी सरबराह जो है हमारी रियासत का वो सदर पाकिस्तान, और सदर पाकिस्तान के इस आईनी ओहदे के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश की जाए, इसे डिस्टॉर्ट, डैमेज या डिस्पर्स करने की कोशिश की जाए, तो ये हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल कल्चर के लिए और आइन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, हमें बताइएगा कि ये दोनों अमेंडमेंट बिल्स जॉइंट सेशन के थ्रू पास कराए गए थे और पीडीएम बैक्ड हुकूमत थी उस टाइम, बिल का फ्यूचर क्या होगा? ऑल्दो आपने आर्टिकल 48 की बात की है, अगर ये दोबारा सदर मुमलिकत के पास जाता है, कितने दिनों में ये दोबारा एक कानून की सूरत में उभर के बाहर आ सकता है? देखिए, उसके लिए प्रोसेस है कि जब भी एक बिल को एक नेशनल असेंबली या दोनों हाउसेज से जॉइंट सेशन के अंदर इसको अप्रूव कर लिया जाता है, नेशनल असेंबली से अगर सेनेट में, सेनेट भी अप्रूव कर लेती है, या जॉइंट सेशन के अंदर दोनों हाउसेज मिलके एक बिल को अप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद वो सदर पाकिस्तान के पास भेजते हैं। और आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान को अगर उस बिल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी किस्म का एतराज है किसी नुक्ते के ऊपर, तो वो 15 दिन के लिए वो दोबारा भेज सकता है कि आप दोबारा जो है या अपने पास रख लें, 15 दिन तक अपने पास रख लें, 14वें दिन 15वें दिन दोबारा भेजे कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए, क्यों नहीं किए, कि मुझे ये इतराज़ात हैं, आप इन इतराज़ात को दूर करें और
ये जो पॉइंट है, ये जो नुक्ता है, इसके ऊपर मजीद वजाहत करें या इसको दुरुस्त करें। जब वो दोबारा असम्बली में भेजा जाएगा या सेनेट में भेजा जाएगा, अगर दोबारा से सेनेट या नेशनल असम्बली उसे सादा 51% से सादा अक्सरियत से पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजेंगे तो विद इन 10 डेज उनको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। ये आर्टिकल 48 ये सेंट है, स्पिरिट है आफ्टर पासिंग ऑफ 13 एंड 18 अमेंडमेंट, 13वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के बाद, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए थे। तो मेरे ख्याल में 25 दिन का मैक्सिमम टाइम था और हमने माजी करीब के अंदर बेशुमार ऐसी लेजिस्लेशन देखी जिसको सदर पाकिस्तान ने जो है वो 25 दिन के लिए होल्ड किए रखा, जिसको 20 दिन के लिए होल्ड किए रखा और ना चाहते हुए अल्टीमेटली वो कानून बन गए। वो पीटीआई को शायद उनके इंटरेस्ट के खिलाफ थे, उसमें नैब ऑर्डिनेंसेस थे, दूसरी चीजें थी। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि ये सारे का सारा जो आज मम्मा बन चुका है और ये सारे के सारे दस्तखत जो थे वो मुबैना दस्तखत बन चुके हैं। अब इसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, अगर हम अमेंडमेंट बिल्स के स्पिरिट के ऊपर बात करें तो आपको लगता नहीं कि ये कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ? अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की जाए तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट एनी सर्च वारंट, विदाउत एनी वारंट, और फिर अगर आर्मी एक्ट की भी आप बात करते हैं मुबैना तौर पे उसको आप किसी सिर्फ इस बेस पे आप उसको मुर्ज़े इल्ज़ाम डाला सकते हैं कि आपको लगता है कि इस बंदे को शक है आपको उस बंदे पे कि इस बंदे ने कोई गलत काम किया होना या आपकी सीक्रेट जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो किसी के साथ शेयर किए होने। फंडामेंटल राइट्स के साथ ही आपको कॉन्ट्रडिक्ट होता नजर आता है? देखिए जी, बहुत सारे हमारे कवानीन जो मौजूदा ये हुकूमत जो गुजरी है, पिछली हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की, उसमें बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन की गई थी जो कि फंडामेंटल राइट से मुतसादिम थी, रिपग्नेंट थी और फिर भी वो कवानीन बन गए चूँकि जो पीटीआई थी डेट वाज नॉट सिटिंग इन द पार्लियामेंट। तो ये सादा अक्सरियत से जितनी अमेंडमेंट्स हो सकती थी वो उन्होंने की थी। और जहाँ तक इस कानून की बात है तो मैंने पहले ये चीज़ आपको गोशगुजार की कि 1919 के अंदर 1919 के अंदर ये कानून बना था। प्री पार्टीशन एक लॉ था जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है एज इट इज़ ये हिंदुस्तान के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून था, इस कानून के अंदर पहले से इसके सेक्शन 3 को देखें, पेनल्टीज मौजूद थी, सजाएं मौजूद थी हर एक तरह की इस कानून के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस कानून के तहत भी ये डील करते या चलते तो शाह महमूद कुरैशी साहब के गिरद घेरा तंग किया जा सकता था। अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि एक सरकार की मलकियत था, रियासत की मलकियत था, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप अपने घर ले गए, खान साहब को दे दिया या किसी आजम खान को दे दिया या वो डॉक्यूमेंट आपसे गुम हो गया, तो आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर आपको एक अमानत सौंपी गई थी, आपको एक अमानत जो इंटरेस्टेड की गई थी, वो अमानत जब भी आप जाते तो वो स्टेट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियली स्टेट के सेक्रेटेरिएट में पड़े होते हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटेरिएट में पड़े होते हैं या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में पड़े होते। आपको जो भी एक इफ्तिहार दिया जाता है बतौर फॉरेन मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर, आपका जो हमारे मुल्क का कानून है, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहती है कि आप ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से और ना ही एक फॉरेन मिनिस्टर अपने हाउस से एक गमला, एक गुलदान, एक कलम, एक कागज, कुछ भी जो स्टेट की अमानत है आप लेके नहीं जा सकते। तो अगर इस हवाले से हम मोर स्पेसिफिकली देखें तो 1919 का जो कानून था उसके तहत भी इनको डील किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जो बहुत शुक्रिया माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज हमें अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए।